1 2 3। नमस्कार दोस्तों, मैं यादवेंद्र स्वागत करता हूं आपका आज हिंदी विशिष्ट की एक विशेष कक्षा में। दोस्तों, आपने वो पंक्तियां तो सुनी होंगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुटकी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। पूरे भारत में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हर एक के दिल के तार झनकृत करने वाली ये पंक्तियां, ये हमें आजादी की लड़ाई लड़ने का सहारा बन गई ये पंक्तियां। दोस्तों, इतने बड़े देश को जो लड़ाई लड़नी थी, उसके लिए कॉमन लैंग्वेज मतलब एक साझा भाषा की जरूरत थी, जिस रोल को बखूबी निभाया हिंदी ने। तो कैसे हिंदी संस्कृत से शुरू होकर और आज हम तक खड़ी बोली के रूप में आकर हमारी आम की भाषा, हमारी जन जन की भाषा बन गई, ये मैं आपको सिखाऊंगा हिंदी भाषा के इतिहास में। चलिए, आज आपको मैं ले चलता हूं हिंदी भाषा के इतिहास की तरफ। दोस्तों चलिए, है ना। हिंदी भाषा का इतिहास जो है वो माना जाता है कि संस्कृत से शुरू होता है दोस्तों, है ना। अब संस्कृत से शुरू होता है, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये संस्कृत से तो शुरू होता है, लेकिन इसमें हिंदी और उर्दू और फारसी का भी समागम है। तो संस्कृत है या उर्दू है या फारसी है, मतलब ये कि ये है क्या, मतलब हिंदी आखिर आई कहां से है, ये सब जो है मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए, मैं ले चलता हूं आपको। दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में या एग्जाम में कि हिंदी जो है किस भाषा जो है परिवार से आती है। तो पहले आपके दिमाग में डाउट होना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए कि भाषा परिवार क्या होता है। तो आपको बता दूं, भारत में अलग अलग राज्यों के हिसाब से 4 भाषा परिवार होते हैं। जैसे कि पहला जो भाषा परिवार आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय। क्लियर है? भारत और यूरोप के समागम से जो है भाषाएं जो बनी हैं वो भारोपीय भाषा परिवार कहलाती है। दूसरा द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार जो साउथ इंडिया की जो भाषाएं हैं, द्रविड़ शैली की जो भाषाएं हैं, है ना, वो सब जो है बेसिकली द्रविड़ भाषा परिवार कहलाता है। ऑस्ट्रिक परिवार जो है छत्तीसगढ़ के, मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, है ना, इन सब की जो भाषाएं हैं या छत्तीसगढ़ी हो गई, है ना, ये सब जो है दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके लिए लिख देता हूं, छत्तीसगढ़, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, ये भी जो है वो क्या है, ये ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है ना। अगर मैं बात करूं तो ये जो बंगाल की जो भाषा है, ये भी ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। और चीनी तिब्बती मतलब कि नागालैंड, असम, है ना, ये सब जो भाषाएं हैं, साउथ ईस्ट की जो भाषाएं हैं, है ना, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट की जो भाषाएं हैं, मतलब कि उत्तर पूर्व की जो भाषाएं हैं, वो सब चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं। तो आपको याद रखना है कितने परिवार हैं, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। अब आप समझिए कि ये प्रश्न से आपको मार्क्स कैसे कमाने हैं, अंक कैसे हासिल करना है दोस्तों। तो अंक हासिल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भारोपीय परिवार जो है, भारत में कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं भारोपीय परिवार की भाषा। तो आपको बताना है 73%, है ना, मतलब 73%। 25% लोग जो है द्रविड़ परिवार की भाषाओं का उपयोग करते हैं, मतलब कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। उसके बाद फिर बात करें तो ऑस्ट्रिक भाषा मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा हो गई, या बिहार में बोली जाने वाली भाषा हो गई, या बंगाल में बोली जाने वाली भाषा हो गई। ऑस्ट्रिक का प्रयोग कितने लोग करते हैं, तो 1.3%, मतलब 1.3% लोग इसका उपयोग करते हैं। और चीनी तिब्बती मतलब नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली भाषाओं का उपयोग 0.7% लोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो आपको पॉइंट यहां पर याद रखना है, बिंदु याद रखना है, वो ये है कि हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है। तो भैया आपको बताना है भारोपीय परिवार की भाषा है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट जानकारी के बाद मैं आपको ले चलता हूं भारोपीय परिवार की वंशावली में। मतलब भारोपीय भाषा जो है वो बेसिकली इसके नीचे एक ब्रांच आती है, शाखा आती है। भारोपीय भाषाओं की एक ब्रांच है भारतीय ईरानी भाषा, और भारतीय ईरानी भाषा में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। उसकी एक ब्रांच है भारतीय आर्य भाषा, और भारतीय आर्य भाषा में से ही निकल कर आई है आपकी हिंदी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि बताइए हिंदी जो है वो किस भाषा या किस भाषा की शाखा से आई है, तो भारोपीय भाषा
परिवार की भारतीय ईरानी शाखा से आई है, या फिर ऑप्शन ये भी हो सकता है भारतीय आर्य भाषा वाली शाखा से आई है। क्लियर है? तो ये पूरी वंशावली है, भारोपीय भाषा, भारतीय ईरानी भाषा, उसके बाद फिर भारतीय आर्य भाषा और फिर हिंदी। तो ये बेसिकली हिंदी की वंशावली है जो मैंने आपको बताई है, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अच्छा, अब मैं आगे आपको बताता हूं कि ये जो भारतीय आर्य भाषा है जहां से हिंदी निकलकर आई है, ये जो है वो कितने काल में डिवाइडेड है, कितने समय में डिवाइडेड है ना, या विभक्त है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप सन को समझिए। जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उसे शून्य काल माना गया, आप सब जानते हैं, है ना। और उसके पहले के जितने भी सन होते हैं उनके साथ लगाया जाता है क्या, ईसा पूर्व लगाया जाता है, ठीक है। और ईसा मसीह के पैदा होने के बाद जो भी सन है उन सब में क्या लगाया जाता है, उसमें ईसवी लगाया जाता है ना, उसे ईसवी बोला जाता है, आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि प्राचीन काल जो था भारतीय आर्य भाषा का वो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, मतलब आप समझ रहे हैं कि ईसा मसीह पैदा हुए थे उसके कितने साल पहले की बात हो रही है, 1500 साल पहले की बात हो रही है। 1500 ईसा पूर्व से फिर यहां कहीं 500 ईसा पूर्व तक की बात हो रही है। तो ये जो काल है ये कौन सा काल है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें दूसरा वाला मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो ये जो है वो आप देखें ये 500 से लेकर और एक जो है मतलब यहां तक कहीं 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व तक या 1000 ईसा पूर्व तक यहां पर लिखा हुआ है, देखिए सॉरी, है ना। ये तो 500 से 1000 ईस्वी तक जो है मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है ये मध्यकाल कहलाया, है ना। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये क्या कहलाया, प्राचीन काल, ये मध्यकाल। और उसके बाद फिर ये जो है मतलब 1000 ईस्वी से अब तक, तो ये 1000 ईस्वी से अब तक ये जो है वो क्या कहलाया, ये आधुनिक काल कहलाया, ये आप समझेंगे दोस्तों। ये सन, ये डेट, ये तिथियां, ये ईयर, ये वर्ष, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले जब आप बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की तो आप 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक का समय बताएंगे, ये रहा, है ना। फिर जब आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय काल क्या है तो आप बताएंगे 500 ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईसा पूर्व तक का, ये आप बताएंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, तो भैया 1000 ईस्वी से लेके अब तक। क्लियर है दोस्तों। ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है ये मैं आपको बता दूं यहां पर वैदिक और लौकिक संस्कृत का उपयोग होता था, है ना। मतलब ये कि ईसा मसीह के पैदा होने के 1500 साल पहले, है ना, से लेकर ईसा मसीह के पैदा होने के 500 साल पहले तक, मतलब ये जो काल है इसमें कौन सी भाषा प्रचलित थी भारत में, संस्कृत। और संस्कृत भी दो तरह की, एक वैदिक और दूसरा लौकिक, ये आपको याद रखना है ना। अच्छा, फिर इस भाषा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का उपयोग जो है वो ज्यादातर किस कवि और लेखक ने कहा, पाणिनि ने किया दोस्तों अपनी रचनाओं में, है ना। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय प्राचीन आर्य भाषा का काल जो है उस समय किस भाषा का प्रयोग होता था, तो संस्कृत या वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत का। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के कवि का नाम बताइए, तो आप बताएंगे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत का उपयोग किया। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं कहां, मध्यकाल में। मध्यकाल में दोस्तों देखिए, मित्रों देखिए, मेरे प्यारे छात्रों देखिए कि मध्यकाल में हमने 500 से लेके 1000 का जो समय मैंने आपको बताया है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो काल मैंने आपको बताया, यहां ईसा मसीह पैदा हुए थे, ईसा मसीह के पैदा होने से 500 साल पहले और उनके पैदा होने के 1000 साल बाद तक का ये जो समय है ये कौन सा काल कहलाया, मध्यकाल। तो मध्यकाल में 4 भाषाएं जो है वो अस्तित्व में आई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। क्लियर है। अच्छा, यहां पर मैंने इसके भी समय को डिवाइड किया है, मतलब ये कि 500 से लेके 1 ईस्वी तक जो है वो पाली बोली गई, फिर 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक जो है वो प्राकृत बोली गई। अच्छा, फिर उसके बाद 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी, मतलब यहां तक जो है वो अपभ्रंश बोली गई, और 900 ईस्वी से लेके और 1100 तक जो है वो क्या बोली गई, मतलब 2 साल जो है वो अवहट्ट बोली गई। मतलब ये कि ये जो समय काल है इसको मैंने 4 पार्ट्स में, 4 भागों में विभाजित किया। 500 से 1 ईस्वी, है ना, मतलब 0 के बाद, है ना, तो 0 से पहले 500 साल और ये 0 तक मतलब लगभग 1,
तो ये पाली भाषा का उपयोग होता था। उसके बाद फिर प्राकृत का उपयोग होने लगा, पहले 1 ईस्वी से 500 तक। फिर अपभ्रंश का प्रयोग शुरू हुआ 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, और अवहट्ट का प्रयोग हुआ 900 से लेके 1100 ईस्वी तक। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मध्यकाल जो है वो संस्कृत से बाहर निकलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट तक आ चुका था। पाली भाषा का उपयोग भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि बताइए भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए, तो आप बोलेंगे कि भैया पाली भाषा में दिए भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए महावीर भगवान ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए, तो आप बोलेंगे प्राकृत भाषा में दोस्तों, प्राकृत भाषा में। फिर अपभ्रंश का मतलब होता है अपक्षय होना, भाषा का भ्रष्ट हो जाना, मतलब प्राकृत भाषा जो है टूटने लगी, अपभ्रंश बनने लगी और उसको और ज्यादा तोड़ा मरोड़ा गया, उसमें सुधार हुआ या अपक्षय हुआ या हनन हुआ जैसे अपन बोल सकते हैं, तो वो अवहट्ट कहलाया। मतलब पाली और प्राकृत टूट फूट के अपभ्रंश और अवहट्ट तक आ गए, है ना। मतलब भाषा का जो है वो बेसिकली टूटा हुआ रूप सामने आने लगा, और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं भाषा का या हिंदी भाषा का संक्रमण काल, जहां पर पाली और प्राकृत से बाहर निकलकर हम अपभ्रंश और अवहट्ट में आए। क्लियर है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, बताइए प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा के कौन से काल में थी, आप बोलेंगे मध्यकालीन। आपसे पूछा जाएगा पाली भाषा, आप बोलेंगे मध्यकालीन। आपसे बोला जाएगा अपभ्रंश और अवहट्ट, आप बोलेंगे मध्यकालीन। आपसे बोला जाएगा किस समय में, तो अगर ओवरऑल पूरा मध्यकाल का समय बोलना है तो 500 से 1000 ईस्वी तक, है ना। मतलब 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। और अगर आपसे अलग अलग टाइम पीरियड पूछा जाए तो भी मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे। क्लियर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बड़े से बड़े एग्जाम्स में ये छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, और अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप मुफ्त के अंक हासिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे ले चलता हूं आपको आधुनिक आर्य भाषा काल में। दोस्तों आधुनिक आर्य भाषा काल जो है वो 1000 ईस्वी से, मतलब मैंने बताया था आपको ईसा मसीह कब पैदा हुए, उनको शून्य माना गया। उसके बाद उसके 1000 साल, मतलब यहां कहीं 1000 साल के बाद ये जो अब तक का समय है ये क्या कहलाया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो यहां पर अवहट्ट के बाद, मतलब मध्यकाल के बाद शुरुआत हुई किसकी, हिंदी एवं हिंदीतर भाषाओं की, मतलब हिंदी और हिंदी के बाद की भाषाएं की, है ना। तो मतलब ये कौन कौन सी भाषाएं आती है इसमें, तो स्वयं हिंदी आती है, हिंदीतर, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी। ये सब भाषाएं जो हैं वो 1000 ईस्वी के बाद जो है धीरे धीरे जन्म ली। क्लियर है। और इन सब की माता कौन है, तो भैया देवनागरी लिपि संस्कृत जो है वो इनकी माता है, और धीरे धीरे जो है इन भाषाओं में आज आधुनिक काल में ये तब्दील हुई है ना। तो ये मैंने आपको एक चार्ट के सहारे समझाया है कि भारत में हिंदी का इतिहास क्या रहा। क्षमा कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। ये बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों, और ये कई बार विवाद का विषय भी रहा है कि कैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में उर्दू का समागम है, कि कैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी की माता संस्कृत है। तो विवाद ये है कि हम माने किसे, उर्दू है या संस्कृत है। कुछ लोग कहते हैं फारसी भी है। तो इन सब जो है परेशानियों को मैं आज दूर करता हूं। ये देखिए आप, जैसे ये कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बना रहा हूं। ये जो है बेसिकली देखिए क्या बना है, देशभक्त बच्चे समझ जाएंगे, है ना, समझ रहे होंगे, या मैं ही देशभक्त हूं। ये देखिए, ये जो है वो हमारा बेसिकली उत्तर पश्चिम का इलाका जहां पर पाकिस्तान हमारी सीमा से टच होता है ना। ये यहां पर एक नदी है, और नदी का जो है मैं आपको निशान बता देता हूं। जैसे कि ये जो नदी है ये मान लीजिए ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है ये, मैं लिख के बता देता हूं, सिंधु नदी। अब ये जो सिंधु नदी है, भारत में जब भी आक्रमण हुए और भारत में जो भी यात्रा करने वाले पहले आए वो सब जो है यहीं इसी रास्ते से आए। क्लियर है। और उन्हें सबसे पहले जो नदी मिली वो कौन सी मिली, सिंधु नदी मिली। क्लियर है। तो भैया उन्होंने अपने देश जाकर क्या बताया कि हम कौन से देश में होके आए, सिंधु नदी वाले देश में आए। लेकिन अब समस्या दूसरी थी, वो मैं आपको समझाता हूं।
क्या समस्या थी, या समस्या नहीं थी, मैं उस समय की घटना आपको बता रहा हूं कि भैया सिंधु है ना, तो अब इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है सा और दूसरा आता है धा, है ना। सिंधु जो ईरानी लोग थे, अफगानी लोग थे, जो कि फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, इस वजह से सा का उच्चारण वो लोग करते थे हा, है ना, और धा को वो लोग क्या बोलते थे, दा, है ना। तो भैया यहां सिंधु जो है ये थी, तो अब वो उनके उच्चारण में क्या बन गई, हिंदू, ये इस तरह से। तो मतलब सिंधु नदी को वो लोग क्या बोलने लगे, हिंदू नदी, मतलब हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग, मतलब हम लोग हिंदू लोग हो गए, है ना। तो अब ये जो है हिंदू नाम बना, लेकिन जब हिंदू शब्द का प्रयोग बार बार, देखिए समझिए बात को, जब हिंदू शब्द का प्रयोग बार बार हुआ, है ना, तो यहां देखिए मैं फिर से बता देता हूं, हिंदू शब्द का प्रयोग जब बार बार हुआ, तो हिंदू हिंदू बार बार बोलते बोलते वो अपने उच्चारण में इसे फाइनली बोलने लगे, क्या, हिंद बोलने लगे। क्या बोलने लगे, हिंद, मतलब हिंद के रहने वाले लोग, हिंद के रहने वाले लोग, हिंद क्या, नदी का नाम है। आप हिंदू हिंदू को बार बार बोलोगे हिंदू 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 हिंद, तो वो बार बार बोलने पर उच्चारण क्या आ जाएगा, हिंद। तो अब उच्चारण क्या हो गया इसका, हिंद। अच्छा दोस्तों, एक प्रत्यय होता है जिसे बोलते हैं संबंध कारक प्रत्यय। जब भी आप किसी स्थान से अपना संबंध बताना चाहते हैं तो उस स्थान के नाम में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, भोपाल का रहने वाला व्यक्ति जो है भोपाल में आखिरी में ई की मात्रा लगा के बोलता है कि मैं भोपाली हूं। नेपाल का रहने वाला व्यक्ति आखिरी में ई की मात्रा लगाकर बोलता है कि मैं नेपाली हूं। क्लियर है, मतलब ये कि ई की मात्रा लगाते हो तो उस जगह से आपका संबंध उजागर हो जाता है, इसे बोलते हैं संबंध कारक प्रत्यय। प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे लगने वाला। तो अब हिंद जो है, हिंद के रहने वाले लोग जो हैं, अब संबंध कारक प्रत्यय क्या हो गया भैया, यहाँ पे संबंध कारक प्रत्यय ये हो गया कि हिंद के रहने वाले लोग और उसमें ई की मात्रा लगी, मतलब हम सब लोग जो है वो क्या हो गए, हिंदी लोग हो गए। हम लोग हिंद के रहने वाले लोग मतलब हिंदी लोग। इज दैट क्लियर? तो मतलब ये दोस्तों कि हमारी जो पहचान है, जो नागरिकता है, वो क्या बन गई, हिंदी। मतलब हम लोग जो है वो कौन थे, हिंदी। क्यों थे हिंदी, हम हिंद के रहने वाले लोग हिंदी, है ना। और अब फिर धीरे धीरे हमारी भाषा भी जो है वो हिंदी हो गई, मतलब हिंद के रहने वाले लोगों की भाषा जो है वो क्या है, हिंदी। पहले नागरिकता का नाम हिंदी था, फिर भाषा का नाम भी क्या हो गया, हिंदी। तो इस तरह से हमारी अपनी सबकी प्यारी जो है हिंदी भाषा में हिंदी शब्द का नामकरण हुआ, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आपको आगे ले चलता हूं, हिंदी भाषा का विकास क्रम। विकास कैसे हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, आपसे प्रश्नों में पूछा जाएगा कि बताइए कि किस भाषा का उद्गम पहले था और फिर कैसे हिंदी आगे बनी। तो आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर 1 जो है संस्कृत भाषा, है ना। मैंने आपको बताया प्राचीन आर्य भाषा काल में जो है संस्कृत जो है वो बोली जाती थी, और संस्कृत में भी मैंने क्या बताया था आपको, वैदिक, है ना, और साथ साथ में लौकिक, ये दोनों मैंने आपको समझाया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि मध्यकाल में, है ना, ये मैंने समय आपको बताया था क्या, 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक का ये समय था, है ना, ये आप याद रखेंगे। फिर पाली का समय जो है वो फिर मैंने आपको बताया था कि भैया 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक। फिर प्राकृत का समय क्या था, 1 ईस्वी से, मैं पेन जो है वो आपके लिए येलो ले लेता हूं और अच्छा दिखेगा ये, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। समझ रहे हैं? ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस मैं बता चुका हूं, है ना। मतलब यहां 1 ईस्वी आ गया, मतलब ये वो समय था जब ईसा मसीह पैदा हुए थे, ठीक है। अच्छा, फिर अपभ्रंश का जो है वो समय है वो बेसिकली 500 ईस्वी से लेके 1000 का मैंने आपको लिखवाया, 1000 ईस्वी तक, है ना। और अवहट्ट जो है वो बेसिकली अपभ्रंश के खत्म होने से पहले ही शुरू हो गई थी, मतलब 900 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक, है ना। और उसके बाद फिर 1100 से आगे अब तक जो है वो क्या आई, आपकी प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। और अब तक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही जो प्रारंभिक हिंदी है
इसने आगे जाके अवधि, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अवधि का रूप लिया, साथ साथ में ब्रज भाषा आप लोग जानते हैं, ब्रज भाषा का रूप लिया है ना। और ब्रज भाषा जो है वो आगे जाके फाइनल क्या बन गई, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, खड़ी बोली बन गई। और खड़ी बोली आज हम बोलते हैं, वही हमारी जन भाषा है और वही हमारी जो है वो हिंदी है दोस्तों। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे संस्कृत से आज वर्तमान की खड़ी बोली वाली हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं, और ये सभी जो है परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे साथ लगातार हिंदी के इन वीडियोस में आप जुड़े रहिए। बहुत जल्द मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा कि आगे हिंदी में वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इन सब के प्रयोग का क्या महत्व है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।